हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक बंधन। मेरा नाम अमन सिंह है। हम लोग पॉलिटी की एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं इस समय। पॉलिटी को हम लोग ओवर कर रहे हैं। 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है ये बेसिकली। 2026 में जो भी यूपीएससी सीएसई पेपर देने चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। सो दिस इज़ योर लेक्चर 3 ऑफ पॉलिटी सीरीज़, जिसमें हम लोग पॉलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोग ने कुछ बेसिक जानकारी हासिल की थी अपने प्रॉपर पॉलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोग ने ये भी बात किया था कि लेजिस्लेचर जो है वो यूनियन लेवल पे कैसा है, स्टेट लेवल पे किस तरीके से। जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे तो मैं उसको इन डेप्थ आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। बट अभी के लिए उतना इनफ है, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपको मिल गई है उस पर्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से। तो उसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रूशल लेक्चर। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से बना था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो प्रॉपर अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। कल के लेक्चर में हम लोग ने जो किया था उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हम लोग ने बात की थी पार्लियामेंट की बात की थी, जिसमें हमारा क्या क्या था, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों चीज़ें थी। और ये जो करते थे, ये साथ मिलके क्या बनाते थे, ये लॉ बनाते थे। आज हमें बात करनी है ये जो लॉ होता है, लॉ लॉ इसके बाद हम लोग ने कुछ स्टेट के ऊपर भी बात की थी, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, इसके ऊपर भी बात की थी हम लोग ने। इसमें भी देखा था कि किस तरीके से एमएलए एमएलसी, दो दो हाउसेज होते हैं, तो फिर एमएलए एक हाउस में, जहाँ सिंगल हाउस होता है वहाँ किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। हम लोग ने ये चीज़ें डिस्कशन की थी, बहुत अच्छा था सारा डिस्कशन। होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे। अब वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आपसे। एंड द क्वेश्चन इज, एज यू ऑल नो कि मैं क्वेश्चंस आप लोग से ज़्यादा पूछता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप लोग को प्रॉपरली समझ में आता रहे, आपका जो ब्रेन है वो वर्क करता रहे, अपना दिमाग आप चलाते रहो। द क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप बहुत ही रिच आदमी हैं, जो आप हैं, यू आर अ रिच पर्सन एंड यू हैव टू मेक अ मूवी। अगर आपको मूवी बनानी है, मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा टॉपिक के साथ है कि नहीं ये अभी हम लोग देखेंगे। बट मान लीजिए कि यू आर अ रिच पर्सन, विच आई एम श्योर यू आर, भाई मैं तो गरीब आदमी, एंड यू हैव टू मेक अ मूवी। वॉट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होगा जिससे आप मूवी बनाएंगे? अब यू हैव टू मेक अ मूवी, वॉट विल बी द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होगा जब आपको मूवी अगर बनानी है? तो पहला स्टेप या पहला एक्शन कह लो, वो क्या लोगे? पहला एक्शन क्या होगा अगर आपको कोई मूवी बनानी है? तो फर्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या चीज करोगे ऐसी? थिंक एंड कमेंट करो। इसको कमेंट जरूर करिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच नीडेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़्यादा नीडफुल है। कमेंट इसको करिएगा, जो भी होगा आपका आंसर आप, बट उसको कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन इज कि अगर आप एक रिच पर्सन हो और आपको एक मूवी बनानी है, तो फिर इस मूवी बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या करेगा? आप फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो क्या करोगे? किस तरीके का फर्स्ट स्टेप लोगे? ऐसा कौन सा स्टेप लोगे जिसकी वजह से आपको लगे कि भाई अब मूवी बन सकती है? ऐसा क्या होगा? सोचो, थिंक एंड कमेंट। थिंक करिए और उसके बाद कमेंट करिए कि भाई ऐसा क्या स्टेप लेने वाले हो जिसमें ये चीज़ें हो जाएंगी कि हाँ ये तो मस्त चीज़ बताई आपने। जी बोलिए, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप कौन सा होगा जिसमें आप, कोई मूवी अगर आपको बनानी है तो वो पहला स्टेप कौन सा लोगे? मैंने काफ़ी इनफ टाइम दे दिया और मुझे लगता है आप सब लोग ने अपने माइंड में ज़रूर आंसर कर दिया होगा अगर कमेंट नहीं किया होगा। मुझे लगता है किसी ने बोला होगा स्क्रिप्ट, फिर किसी ने बोला होगा भाई कि कोई स्टोरी लिखेगा, कोई पहले डायलॉग ले आएगा, कोई डायलॉग ले आएगा, मे बी। बट अगर आपका ये आंसर है तो सर यू आर मिसिंग अ मेजर पार्ट। एक मेजर पार्ट जो है ना वो मिस कर रहे हो आप। और वो मेजर पार्ट क्या है? यू आर मिसिंग सम मेजर पार्ट। अब ये मेजर पार्ट क्या है ना,
ये मेजर पार्ट है। व्हाट इज दिस मेजर पार्ट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मूवी बनाने के लिए। इसके बिना मूवी बन ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि ये मूवी बन जाए। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि सर इस मूवी से हमको अचीव क्या करना है, अचीव क्या करना है, या इस मूवी से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, या किस टाइप के थीम है, थीम क्या है इस मूवी का, या ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव क्या करना चाहते हो, थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मूवी का। अरे भाई, ऑब्जेक्टिव या थीम क्लियर होगा तभी तो ये हो पाएगा, है ना। तो हमें पता करना है कि सबसे पहले इस मूवी से हम अचीव क्या करना चाहते हैं, ये जो मूवी बन रही है इसका थीम क्या है, वेदर द मूवी इज कॉमेडी, या वेदर द मूवी इज हॉरर, या फिर मूवी जो है वो पर्टिकुलरली आपकी एक्शन है, या वो रोमांटिक है ना। तो ये पर्टिकुलर थीम होनी चाहिए ना, कि आप पहले ये सोचोगे कि भाई हमें कॉमेडी मूवी बनानी है, एक्शन मूवी बनानी है, या रोमांटिक मूवी बनानी है, या हॉरर मूवी बनानी है। लेट्स से आपने बनाना है रोमांटिक मूवी, और आपकी जो पहली लाइन है, पहली स्टोरी की लाइन है, वो शुरू होती है कि रात में 12 बजे एक सफेद साड़ी में एक लेडी हाथ में मोमबत्ती लिए चली आ रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा ना। ये तो कहीं भाई बनाना चाह रहे थे आप रोमांटिक मूवी और बना दिया आपने हॉरर, तो फिर वहीं पे वेस्ट सब कुछ, राइट। इस तरीके से तो मतलब पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द थीम, थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। ठीक है, ये चीज हमें समझ, मतलब आपकी जो स्टोरी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू योर थीम। जो भी आपका थीम होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी होने वाली है, उसके अराउंड ही स्टोरी चलेगी। ठीक है, राइट। अब ऐसे समझिए ना कि अगर आपकी जो थीम है, थीम में आपने ले लिया, थीम आपकी थी कि भाई हम एक रोमांटिक मूवी बनाएंगे, और उसमें आपने जॉनी लीवर जी को दे लिया। दो ही कैन डेफिनेटली, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बट कहीं ना कहीं सोचिए राजपाल यादव को ले लिया, तो वो मूवी जो एक चंक ऑफ पीपल है उनमें कहीं ना कहीं ये चीज दिक्कत कर जाएगी, राइट। वो एक पर्टिकुलर सेट बन चुका है कि यार रोमांटिक मूवी होगी तो दीज आर द पर्टिकुलर क्राइटेरिया वाले एक्टर्स, है ना। एक्शन में जॉन अब्राहम को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब अक्षय कुमार जी को इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज, कॉमेडी में हम लोग राजपाल यादव जी को कर सकते हैं, बिल्कुल, उनके अलावा उनके आसपास भी कोई नहीं हम लोग सोचते हैं। ठीक है, ये सारी चीज तो मतलब स्टोरी आपकी किसके अकॉर्डिंग होगी, आपके थीम के अकॉर्डिंग। जो भी आपका थीम हुआ उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी होने वाली है, राइट। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बाद क्या ले आओगे, पहले क्या लाए, थीम लाए, फिर क्या लाए, स्टोरी लाए, और उसके बाद क्या लेके आओगे। अगर आप थीम लेके आ गए हो, फिर स्टोरी लिख लिया आपने, इसके बाद क्या लाओगे, इसके बाद क्या ला सकते हो भाई, इसके बाद ट्रेलर लाओगे, ट्रेलर लेके आओगे मूवी का कि हाँ कुछ इस तरीके से, ट्रेलर या टीजर क्या कहते हैं, उस तरीके से ये सब चीजें आप करोगे मूवी वूवी बनाने के बाद, ट्रेलर वगैरह लेके आओगे, दैट्स इट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली कि ठीक है सर, थीम हो गया, स्टोरी हो गई, अब ट्रेलर भी आ गया हमारा। अब जानते हो ये मैंने इतना क्यों बोला, इतना इतना मैंने कहानी क्यों समझाया कि मूवी बना रहे हो और इस तरीके से बनेगी, ऐसे बनेगी, वैसे बनेगी, ये मैंने क्यों लेके आया, क्योंकि कुछ इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कुछ इसी प्रकार का है। मतलब जब वो बन रहा था ना, तो कुछ ऐसा ही इसमें भी हुआ था, इसी इसके साथ भी कुछ इसी तरीके से चीजें चली थी। ये इसके लिए भी यही सोचा गया था कि हाँ इसके लिए भी कुछ ना कुछ थीम होना चाहिए, देयर शुड बी अ थीम। समझ गए। अब चलो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक सवाल तो बनता ही है आप लोग से, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन टू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप। देखो डिक्टेट नहीं कर पा रहा हूं तुम्हें, बट ट्राई करूंगा कि मैं आपको इतनी नॉलेज दे दूं जिसमें इतना समझा दूं ना, इतना समझा दूं कि खुद अपने लैंग्वेज में अच्छी तरीके से लिख पाओ। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। बताइए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था उससे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिया था।
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हम लोग ने क्या चीजें ध्यान में रखी थी कि नहीं सर ये तो जरूरी है, इसको तो ध्यान में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो आगे काम ही नहीं चल पाएगा, ऐसा क्या स्टेप था? फर्स्ट स्टेप हम लोग ने क्या लिया था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के उस पे आ रहे थे कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है? आई विल बी गिविंग यू अगेन 20 सेकेंड्स, जल्दी से बताइए। हाँ जी बोलिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन जब हमने देखा कि भाई ये चीज तो बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया? सर आपने जो कोई भी आंसर कर रहा है दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू, आंसर जरूर करिए। द रीजन इज बिकॉज आंसर करने से आप ही को सही, आप ही का मतलब बेनिफिट होने वाला है, मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, आपको आंसर करना ही होगा बिकॉज इट इज़ अ लिविंग क्लास। कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक क्लास बनाने की कोशिश करिए, दो वी आर वर्चुअली कनेक्टेड, बट ट्राई कि हम लोग अच्छी तरीके से पूरी क्लासेस को समझ पाएँ, तो उसके लिए आपका आंसर करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए फर्स्ट स्टेप वॉज, इट वॉज क्लैरिफाइड that what should be, what is the theme, theme was clarified, objective was clarified। हमें ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि हमें रखा गया कि थीम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसका मतलब कहने का कि भाई मान लीजिए कि इससे इसके तहत हमें पता चला कि हमें किस तरीके का क्या रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस टाइप की चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये हमें रखना है इसमें, तो हमने इसको बनाया। ठीक है, हमने क्या बना दिया सबसे पहले, अब देखिएगा इस तरीके से हमने इसमें बनाया थीम, थीम बना दिया, ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या अचीव करना है, इसको बना के हमें क्या अचीव करना है। फिर हमने क्या किया, इसके तहत हमने क्या बना दिया, इसके तहत हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी नाइस सर, हमने इसके तहत बना दिया। और इसके बाद हमने क्या बनाया, इसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था जो आप लोग बुक के पहले पन्ने पे देखते हो समरी, वो बना दी हमने, इसकी एक समरी बना दी जिसको हम लोग ने नाम दिया प्रीएम्बल, समरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समरी, समरी भी कह सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया काम किया, हम लोग ने इसको बना दिया। अब ये जो हम लोग ने समरी बनाई इसका नाम हम लोग ने दिया क्या, प्रीएम्बल। सो हमें जब गोल बना रहे थे तो इसका भी कुछ नाम होगा। तो अगेन माय क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इनिशियल डॉक्यूमेंट कॉल्ड, व्हाट वाज दिस इनिशियल डॉक्यूमेंट कॉल्ड? सर नथिंग बट ये जो इनिशियल डॉक्यूमेंट था इसी को हम कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, कहाँ पे बना भाई, ये जो इनिशियल पार्ट था हमें जब हमने डिसाइड किया कि भाई क्या बनाना है वो हमने इसमें लिखा। मतलब कहने का कि क्या अचीव करना है, आपको क्या चाहिए। डू यू वॉन्ट टू मेक इंडिया अ सेकुलर कंट्री? बिल्कुल सर। रिलीजियस? इंडिया क्या होगा, इंडिया रिलीजियस होगा, मोनार्क होगा या रिपब्लिक होगा, ये कौन बताएगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमने देखा कि हमें किस तरीके से बनाना है, या हमें हमें उसको रिलीजियस बनाना है, या हमें उसको सेकुलर बनाना है, या हमें उसको मोनार्क देना है, रिपब्लिक बनाना है, किस तरीके का बनाना है, ये हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किया। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें सेकुलर बनाना है, ठीक है सर सेकुलर बनाना है, तो हम एक काम करते हैं, सेकुलर जिस हिसाब जो सेकुलर वर्ड जो है पर्टिकुलरली इसको ध्यान में रख के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमें इंडिया से अनटचेबिलिटी हटानी है, छुआछूत जिसको कहते हैं हटानी है, तो उसको सोच के अनटचेबिलिटी को माइंड में रख के हमने क्या किया, आर्टिकल 17 का इंट्रोडक्शन किया इसमें। यहां से यहां पे हमने देखा कि अनटचेबिलिटी इसको रिमूव करनी थी, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 17 आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 17 इसलिए हुआ था।
तो ऑब्जेक्टिव जो था उसके ऊपर काम करके हम लोग ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी धाराएं थी, जो भी चीजें थी, वो हम लोग ने ऐड की। ठीक है सर, ये भी बहुत अच्छी चीज है, हम लोग समझ गए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। यहां से आपका शुरू हो जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये है तो बहुत लंबा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बट मैं आपको उतना बताऊंगा जितना नीडेड है आपके लिए, और उतना अगर आप लिख देते हो तो वो आपका काम कर जाएगा। मतलब आई विल बी टेलिंग यू सम मेन पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं देने वाला हूँ, उसको आप कर लीजिएगा, है ना। तो इट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना किसने बनाया था, इट कंटेन्ड ऑल द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस होना चाहिए, सब कुछ इसमें कंटेंट था। मैं सबसे पहले बताता हूँ, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय नन एंड ओनली, वन एंड ओनली, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था, और ठीक है, बहुत अच्छी बात थी सर। इन्होंने इसको प्रपोज किया, इसमें इन्होंने देखा कि व्हाट इज द गोल। इन्होंने क्या बताया, इट कंटेन्ड द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्ड द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस जो था वो इस पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था इसके अंदर था। इसके तहत हमें कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था, इसके तहत हमें सारी चीजें देखनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या धाराएं रहेंगी, किस चीज की हम लोग इसमें डिमांड कर सकते हैं। गोल टू बी अचीव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या था, गोल टू बी अचीव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा, मैं इसको अब OR लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा कि इन फ्री इंडिया, इसने बोला इन फ्री इंडिया, इन फ्री इंडिया एवरीबडी हैज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये किसने बोला, ये बोला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा इन फ्री इंडिया, सबके पास एक एक्सप्रेशन का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आ गया हमारे कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल हो गया, समझ गए इस तरीके से, है ना। अब इसमें क्या बताया, ये क्या होता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने बोला कि यार सबके पास जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 आ गया। हमने देखा कि भाई ऐसे ही तो आया था आर्टिकल 21। हमने देखा कि नई अनटचेबिलिटी रिमूव होना चाहिए, आर्टिकल 17 आ गया। इस तरीके से हमने सारी चीज़ देखी कि बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिव हमारा जो था, जो हमारा गोल था, जो चीज़ हम लोग अचीव करना चाह रहे थे, जब हमने उसके ऊपर बात की, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो धीरे धीरे देखा कि वो प्रिपेयर होता चला गया, बनता चला गया कि हाँ सर इसकी वजह से ये आया है। मतलब ये जो राइट टू लाइफ है वो आपके लिए, जो आपका अधिकार है जीने का, वो ना वायलेट हो, इस वजह से लेके आए हैं ना हम लोग। अनटचेबिलिटी खत्म कर दी जाए, इसीलिए तो आर्टिकल 17 लेके आए हैं ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ने लगे। एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करो कि इंडिया में सबके पास अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ किसका, एक्सप्रेशन का, अपने आप को व्यक्त करने का सबके पास अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए तो हम लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए लेके आए, जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया। डेफिनेटली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत तो कुछ भी आप ले सकते हो। मतलब कुछ आपने गुनाह कर लिया तो आपको राइट टू लाइफ नहीं होगी। हो सकता है आप भाई सीरियल किलर हो, आप नहीं, मतलब कोई अगर सीरियल किलर है जिसने 100 से ज़्यादा मर्डर कर दिए हैं, तो डेफिनेटली उसको फांसी की सज़ा हो सकती है ना। ये लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, दिस विल बी डिसाइडेड बाय जुडिशरी या कोर्ट। ये हम लोग का मोटिव नहीं है अभी। अभी हम लोग फिलहाल इसी पे बात करते हैं, पर्टिकुलरली अपने आर्टिकल्स पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि आर्टिकल 21 जो है वो पर्टिकुलरली ऐसा काम कर रहा है। 17 जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, इसकी वजह से यहाँ पे आ गए। वेरी नाइस। अब कुछ एक फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं आपको पर्टिकुलरली इसके बारे में बताना चाहूँगा। अब जिस बॉडी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया
उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन बॉडी दैट मेड क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिस बॉडी ने बनाया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये सर असेंबली क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ फैक्चुअल डेटा है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इनिशियली इसमें जो मेंबर्स है वो 389 थे। यस, 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे। और इनका जो टोटल नंबर ऑफ सेशन लगा था वो लगा था 11 सेशन हुए थे इसके। 11 सेशंस हुए थे, ये टोटल सेशन हेल्ड है। टोटल सेशंस हेल्ड। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था। अगर इसके फर्स्ट सेशन की बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट सेशन था वो हुआ था ऑन द डेट दैट वाज 9th ऑफ दिसंबर एंड द ईयर वाज 1946। ये आपका फर्स्ट सेशन था इसका, किसका, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो का जो फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सेशन हुआ था वो कब हुआ था, 9th ऑफ दिसंबर 1946। बट द एक्चुअल वर्किंग जो थी, एक्चुअल वर्किंग की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल वर्किंग जो इसका असली काम, असल काम जो शुरू हुआ था, एक्चुअल वर्किंग जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 13/12/1946 में। 13/12 मतलब 13 दिसंबर 1946 में इसकी एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट हुई थी कि भाई ठीक है ये ऐसे काम हो रहा है, अब स्टार्ट हुआ है काम आपका। तो दिस वाज योर पर्टिकुलर दिस, ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है सर, वेरी नाइस। हम लोग ने इसका फैक्चुअल डेटा है ये सब कुछ, ये थोड़े बहुत फैक्चुअल डेटा है, जैसे कि इनका सेशन कब स्टार्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी बॉडी को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस बॉडी को कहते हैं जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था सॉरी उसको बनाया। बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद कितने नंबर ऑफ सेशंस हुए थे, नंबर ऑफ सेशन वाज 11, जिसमें फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 9/12/1946 में, 1946 में। तो दिस वाज ऑल अबाउट ये दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे ज़्यादा हाँ ये कह सकते हो कि कब हुआ था आपका जो इनेक्टेड, वो हुआ था 22 जनवरी 1947। इस दिन आपका ये पर्टिकुलर जो थिंग था वो चीज़ अडॉप्ट हो गया था, अडॉप्टेड, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका अडॉप्ट हो गया था। बहुत अच्छा है सर, ये भी हम लोग ने जान लिया कि आपका अडॉप्ट हो गया। तो ये पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया यहाँ पे, इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट हो गया। इतना हम लोग ने जान लिया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखिए पॉइंट वाइज तो ये बहुत लंबा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं जो मैं अब चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं मोटा मोटा जो आपको ऑब्जेक्टिव था वो बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो पहला पॉइंट जो इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स इसमें आप हेडिंग डाल सकते हो, मेन पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आया हमारा, इसमें इन्होंने बोला कि इंडिया जो होना चाहिए ना भाई, हमारा जो प्यारा देश है ना इंडिया, ये कैसा होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले बोला यार इंडिया सबसे पहले तो आज़ाद होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, बहुत बढ़िया सर। अब इसके ना दूसरी चीज भी है, क्या, सॉवरेन होना चाहिए, सॉवरीन भी होना चाहिए। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, दिस विल बी टेकन अप इन नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि सॉवरीन मतलब कि भाई वो प्रॉपरली अपने अपना डिसीजन जो है वो उसी का डिसीजन रहे, किसी से इन्फ्लुएंस होकर उसका डिसीजन ना ले। या डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और एक और चीज होनी चाहिए, क्या, रिपब्लिक सर,
रिपब्लिक होना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट एंड मेजर पॉइंट, जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके पर्टिकुलर उसके हिसाब से। दिस इज अ वेरी मच मेजर पॉइंट कि इंडिया जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट था कि इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट है तभी तो हम फ्रीली अब इसमें लॉज बना पाएंगे, राइट। सॉवरीन होना चाहिए, डिसीजंस जो हम लें वो हमारे फॉर्म डिसीजंस हो अपने खुद के, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। इसको ध्यान में रख के हम बाकी लॉज बनाएं अपने। ऐसा कोई लॉ ना बनाए जो क्या करे, इंडिया के इंडिपेंडेंस पे खतरा डाले, या सॉवरेनिटी पे खतरा डाले, डेमोक्रेटिक नेचर पे खतरा डाले, या रिपब्लिक नेचर पे खतरा डाले। ऐसा लॉ हमें अब बनाना ही नहीं है। आप समझ में आ रहा है आपको किस पॉइंट पे बात हो रही है? ठीक है सर, ये पॉइंट हो गया एक। फिर बोला इन्होंने कि सर एक और पॉइंट देते हैं हम आपको, इंपॉर्टेंट। अब इंडियन प्रोविंसेस होते हैं, इंडियन प्रोविंसेस, इंडियन प्रोविंसेस और जो बाकी पार्ट्स हैं इंडिया के, जैसे क्या था हमें मालूम है ना कि हमारा जो इंडिया था वो राजा वाला स्टेट में था, और ऐसे था कि विभाजित, जैसे जम्मू कश्मीर में राजा थे हरि सिंह, है ना, ये सारी चीजें जो थी राजा वाला सिस्टम था। तो हम चाहते थे कि ये जो इंडियन प्रोविंसेस हैं और जो अदर पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स ऑफ क्या, ऑफ पर्टिकुलरली इंडिया, जो इंडिया का पार्ट होना चाहे, जो इंडिया के फ्रीनेस का पार्ट होना चाह रहे हो, विलिंग टू बी, willing to be part of free India, free and sovereign India, sorry, sovereign India, ये क्या करें, ये एक क्या फॉर्म करें, इनको कलेक्टिवली, कलेक्टिवली क्या फॉर्म करना चाहिए, इनको कलेक्टिवली फॉर्म करना चाहिए यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ओहो, गलत लिख दिया, इंडिया। दिस इज योर सेकंड पॉइंट, कि मतलब जो इंडियन प्रोविंसेस हैं और जो भी अदर पार्ट्स हैं इंडिया के जो कि फ्री और सॉवरिन इंडिया का पार्ट होना चाह रहे हैं, तो वो कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी नाइस सर, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा पॉइंट था। ठीक है सर, ये भी मैं समझ गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, इस पे भी बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि जो हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, क्या, हमारे पास ना सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, हमारे पास व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो हमने क्या बोल दिया कि ठीक है, व्यक्त करने की आज़ादी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने की भी आज़ादी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीफ, कोई भी चीज़ हम उसको बिलीव कर रहे हैं उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए। तो हमने इसमें कहा कि यार एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ डालते हैं ऐसा जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो हमने क्या बोला, हमने इसमें डाला फ्रीडम ऑफ थॉट, थॉट डाला, फिर उसके बाद हमने डाला एक्सप्रेशन, फिर हमने डाला बिलीफ, फिर हमने क्या डाला, फेथ, हम किसी पे फेथ करते हो, वो आपकी फ्रीडम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज पे ही आपका फेथ होना चाहिए। वर्शिप, किसी को भी वर्शिप करिए। वोकेशन, वोकेशन, देन एसोसिएशन, एसोसिएशन, और फिर एक्शन। मतलब एसोसिएशन मतलब, एसोसिएशन मतलब क्या होता है भाई, एसोसिएशन मतलब आप एक नॉर्मल जो एसोसिएशन है वो फॉर्म कर सकते हो पीसफुल पर्पस के लिए। अगर आपको एक जैसे समूह इकट्ठा कर रहे हो तो दैट इज वेरी नाइस, आप कर सकते हो। तो आपके पास क्या क्या आ गया यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ थॉट आ गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, व्यक्त करना आ गया, बिलीफ आ गया, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन। अब इन सबको माइंड में रख के हमें क्या बनाना है, लॉ बनाने हैं। ठीक है सर, इन्हीं सबको माइंड में रख के, जैसे मैंने बताया था आपको एक्सप्रेशन, ये इसको ध्यान में रखा तभी तो हमने बनाया 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, है ना, इसी को रख के तो बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने लॉज बनाए तो इसको ध्यान में रख के बनाया था। एक्सप्रेशन जो हमने याद रखा था कि यार हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसमें कुछ ऐसी पार्ट था तभी हम ऐसा बना पाएंगे। ठीक है सर, वो भी बहुत बढ़िया बन गया। ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको, दीज आर नॉट द ओनली पॉइंट्स बट येस दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ प्रोवाइड करना है, कुछ एडिक्वेट सेफगार्ड भी, जैसे हमने बोला कि यार कुछ सेफगार्ड्स का भी तो ध्यान रखना होगा। किसको लिए, मतलब प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड
एडिक्वेट सेफगार्ड किसको? टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को एक प्रॉपर सेफगार्ड दीजिए, प्रॉपर एक एडिक्वेट सेफगार्ड देना होगा। माइनॉरिटीज कौन कौन से होंगे और कौन? इनके साथ साथ पीपल ऑफ बैकवर्ड प्लस ट्राइबल एरियाज। अब सोचो, इसी को ध्यान में रख के ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये जो पर्टिकुलर फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 17 आया। समझ गए? SC ST जो आपको बेनिफिट मिलता है वो इसी को ध्यान में रख के तो बनाया गया है कि भाई इनके हक का भी तो हमें ध्यान रखना है, वो इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसमें लिखा हुआ था, इस वजह से हम वो बना पा रहे हैं। समझ गए? अभी यहाँ पे हैं, अभी हम लोग वही पुराने ज़माने में चल रहे हैं, बिड़े वाले ज़माने में, उधर चलिएगा अभी। खैर, उसके बाद एक और मैं बात करता हूँ। एक और इन्होंने बोला कि इंडिया का ना, अब इतना तो हम लोग ने बोल दिया, अपने घर की बात मैंने नॉर्मली घर वाली सारी बातें बताई है कि हमारे यहाँ इंडिया में कैसे कैसे होगा। एक चीज़ रखते हैं जो यार थोड़ा वर्ल्ड में भी काम आए। तो हमने क्या बोला, इंडिया कुछ ऐसे लॉज बनाइएगा, ध्यान में रख के, आप इस सबको ध्यान में रख के कुछ ऐसे लॉज बनाइएगा जिससे इंडिया क्या अटेन करे? इंडिया टू अटेन राइटफुलनेस, राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस। कहाँ पे? इन वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में एक बढ़िया राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस रहे, और मेक करे अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे, एंड मेक कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन। अपना कंट्रीब्यूशन किस में दे? वर्ल्ड पीस में। कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर। मतलब कुछ भी ऐसे लॉज बनाइए जिसमें ये सारी चीजें, मैनकाइंड, मतलब एक राइटफुल प्लेस हो, एक ऑनर्ड प्लेस हो, एक अपनी इज्जत हो, है ना? अपनी इज्जत पे लोग काम करते हैं। वर्ल्ड में अपना क्या हो, कंट्रीब्यूशन भी दें, किसमें? वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने में, और उसके कंट्रीब्यूशन दे प्रमोशन के लिए, किसमें? वर्ल्ड पीस में और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड में। इनको ध्यान में रखना है हमको। ये एक मेजर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमें पता लगी कि ठीक है सर, अब हम जो भी लॉज बनाएंगे वो इन सबको याद रख के, इन सबको ध्यान में रख के, इन सबको जब हम ध्यान में रखेंगे तब हम बनाएंगे। मतलब कुछ भी नया बनाने से पहले हमें याद रहना चाहिए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो इसका रिपब्लिक नेचर है वो मार दे रहे हैं हम, कुछ ऐसा तो नहीं कि यार इंडिया का इंडिपेंडेंस ही खत्म कर दे रहे हैं हम। समझ गए? कुछ ऐसा तो नहीं कि सॉवरेनिटी इसकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया हमने, कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया जिसमें जो ये माइनॉरिटीज हैं इनका हक छिन रहा है, पीपल फ्रॉम बैकवर्ड या ट्राइबल एरियाज हैं इनका हक छिन रहा है। कुछ ऐसा तो हमने लॉ नहीं बना दिया, या कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया जहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई आपको बोलने की ही आज़ादी नहीं है, व्यक्त करने की ही आज़ादी नहीं है। ये सब कब आपके कब छीने जा सकते हैं आपसे, ये सब मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ। पहले यही समझिए, ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इतना अभी हम लोग ने पढ़ लिया। तो हमें जो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से क्या पता लगा, हमें पता लगा कि भाई इस तरीके से काम होता है। ठीक है सर, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसका काम क्या था? टू गिव आइडिया, या टू गिव ऑब्जेक्टिव, टू गिव थीम, कि आपका आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है। समझ गए? अब जैसे पाकिस्तान में हो सकता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर हो तो वहां पे क्या बोला गया हो कि भाई ये जो पाकिस्तान होगा वो क्या होगा, वो रिलीजियस होगा, वो रिलीजियस होगा। इसलिए उनका अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें फर्स्ट लाइन ही लिखा है, इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो दैट इज पर्टिकुलरली अ रिलीजियस कंट्री। समझ गए? इस तरीके से हमने देख लिया कि वो एक रिलीजियस कंट्री है। ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, हम लोग ने जान लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपका आगे आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो उसमें जो लॉज बनेंगे वो किस प्रकार के होने वाले हैं। ठीक है, हमने ये इसका फैक्चुअल डेटा भी देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी फॉर्म हुई थी, कैसे कैसे चीज़ें थी, ये सब हम लोग ने अडॉप्ट कब हुआ था। आपका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट हुआ था। ठीक है सर, ये भी हम लोग ने देख लिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट जो सेशन था ये सब हम लोग ने सब कुछ जान लिया। अब हम बात करते हैं अपने, अब मैं थोड़ी सी ड्राइंग बनाऊंगा और उसके बारे में हंसना नहीं, बस देखो, वी हैव टू टॉक अबाउट
we have to talk about something, one topic written, और यहाँ बना देता हूँ unwritten. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है सर, ये भी बहुत अच्छी चीज़ बना दी आपने. तो यार ये बना नहीं, सीधी नहीं हुई लाइन. चलो ये हो गया. अब देखिए कहने का मतलब क्या है, मोटिव क्या है इसको बनाने का. हाँ मैंने उधर थोड़ी ज़्यादा स्पेस दी बिकॉज आई नो मेरा फेस वहीं पे रहता है. अब देखिए मैं इसमें थोड़ी सी ड्राइंग बना देता हूँ, उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू. कुछ इस प्रकार से. ये लाइन अच्छी नहीं बनी है. Okay, this is looking like a book, right? If I'm not wrong. नहीं ये तो नहीं लग रहा यार. इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं. हाँ ठीक है, चलो ये थोड़ा सा लग रहा है ना बुक जैसा. ये बुक जैसा लग रहा है ना. कमेंट बॉक्स में बता देना ड्राइंग अच्छी है कि नहीं. हाँ ये बुक जैसा हल्का हल्का लग रहा है ना. ये कबर्ड जैसा ज़्यादा लग रहा है वैसे. इसको हटा ही देता हूँ, ऐसे रखते हैं बुक को अपने. अब दिस इज योर समथिंग बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है. ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आए. लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा. इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा. दिस इज योर आरपी 1950. दिस इज योर मनरेगा. ठीक है, बिल्कुल सही है. अब देखिए अब मेरा क्वेश्चन क्या है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, उस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और फिर आंसर दीजिएगा. माय क्वेश्चन इज, जैसे इसमें मैंने लिखा आरपीए 1950. अब चलो जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो तो मैं समझा दूंगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जो यहाँ पे है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है वो मेरे को बताओ. जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन इंडिया, इंडिया में है, श्रीलंका में है, श्रीलंका में है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद यूएसए में है, और आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ इन सऊदी, देन यूके, एंड अगेन देन न्यूजीलैंड भी है, इजराइल भी है, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये जो चीज़ें हैं. अब मुझे बताइए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. आई वांट टू नो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको सोच के कमेंट करिएगा, इसको सोच के कमेंट करिएगा. दिस इज नॉट ट्रिकी. देख लो कितने ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, सारे क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से आपके को कर रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ अ फुल फ्लेज वीडियो फॉर पॉलिटी. आपके लिए इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी वैसे. सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो भी जल्दी से बता दे. जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. जिसने किसी ने भी सोच लिया आंसर, मैं ये टाइम आपको सोचने के लिए ही देता हूँ. सोचा करो इसके ऊपर, दिमाग चलाओ. सिर्फ वीडियो लेक्चर कंप्लीट करके मत चले जाना, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता है, समझ में कुछ नहीं आएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे वीडियो लेक्चर सिर्फ देखने का. सो अगर मैं बात करता हूँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए मैं बताता हूँ आपको. आप अगर एक काम करो, आप अपने प्रॉपर जो भी आप सिटी में रह रहे हो, जिस भी स्टेट में रह रहे हो, आप वहाँ काम करना. अपने घर के आसपास जो एक बड़ा बुक स्टोर होगा ना,
वहाँ जाना, आप उस बुक स्टोर पे जाना और उस बुक स्टोर पे जाके उससे बोलना, जो पर्टिकुलर शॉपकीपर होंगे उनसे कहिएगा गिव मी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप उनसे बोलेंगे ना कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली बुक दीजिए, वो पता है क्या करेंगे, वो आपको एक पर्टिकुलर बुक उठा के देंगे कि हाँ सर ये लो, ये एक बुक है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो आपको क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर बुक दे देंगे, समझ गए? वो आपको एक उठा के बुक दे देंगे, बोलेंगे सर दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे पेमेंट करिए और चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इंग्लैंड जाते हो, इंग्लैंड में आप बोलोगे ना कि सर गिव मी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गिव मी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड या यूके, गिव मी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, वो पता है वो आपको नहीं दे पाएगा बुक। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं, दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर बुक फॉर दैट। इंस्टेड वो क्या करेगा, अभी मैं आगे बात करूंगा, वो आपको एक बुक नहीं दे सकता कि सर दिस इज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, बिकॉज उनके पास कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है जहाँ पे वो लिखा हो, एक प्रॉपर बुक ही नहीं है जहाँ पे वो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारी चीजें हैं वो लिखी हों, ऐसा इनके पास नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे, ठीक है सर। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जब आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको लेके जाएगा एक लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी में इंस्टेड वो लेके जाएगा और फिर वहाँ पे सारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको दिखा देगा कि सर देखो ये वाला लॉ यहाँ से आया, ये वाला लॉ ये है, ये वाला लॉ ये है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है लॉ, लॉ 1 इज आरपीए 1950, अब ये जो मैंने आरपीए 1950 लिखा है, ये भाई ये इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है या आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है? इज इट इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन और आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन? टेल मी दिस इज रिटन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? मतलब ये जो आरपीए 1950 है, इज इट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? यस और नो, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या नहीं, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इसको बाहर तो लिख दिया है, इसीलिए मैंने पूछा है कि जो लॉ है आरपीए 1950 ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या नहीं, ये चीज क्या होने वाली, इसमें लिखा है या नहीं? व्हाट इज योर आंसर? जी बोलिए। अगर सोच लिया है तो मैं इसका आंसर बताता हूं। सर देखिए, ये जो आरपीए 1950 है ना, ये जो आरपीए 1950 है, आरपीए 1950 है ना, ये किसने बनाया था? दिस वाज मेड बाय पार्लियामेंट, दिस वाज मेड बाय पार्लियामेंट एंड इट इज नॉट रिटन, ये नहीं लिखा हुआ है, नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। दिस इज मेड बाय पार्लियामेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है, बट इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे जैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1950 आपका अगर मैं बात करूं, इंडियन सिटीजन एक्ट 1955, ये जो है ये किसने बनाया? ये बनाया आपके पार्लियामेंट ने, नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है, समझ गए? इट वॉज मेड बाय पार्लियामेंट बट नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे फोकस करिएगा, मेरा कहने का मतलब मैं, और ये क्यों चीज बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ और मैं आप पूछ रहा हूँ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी is mentioned in constitution or not? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, ये चीज बताइए मुझे। अब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? जल्दी जल्दी बोलिए सर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है या नहीं है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी?
कि अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। अभी अनरिटन पे आएंगे, ये मत सोचना कि मैं इधर लिख रहा हूँ तो अनरिटन में पहुंच गया। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि राइट टू लाइफ जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी इज इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। यस सर, इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अनटचेबिलिटी किसमें लिखा है? आर्टिकल 17 में। ये हमारे इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर राइट टू वोट की बात करें, राइट टू वोट ये भी लिखा है किसमें? अंडर आर्टिकल 326। 326 में ये भी लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं वो कहाँ लिखी हैं? इनसाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब सर ये इनसाइड और आउटसाइड में क्यों कह रहे हो आप? इनसाइड और आउटसाइड वाली बात ही क्यों कर रहे हो सर? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अभी सर आएगा समझ में। मेरा कहने का मतलब है कि हमने देखा कि हमारे पास कुछ लॉज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जैसे आर्टिकल 17, 21, 326, ये अभी हम लोग ने बात की। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 17, 21, 326, कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हैं, जैसे आरपीए या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ये आरपीए 1950 हो गया, इंडियन सिटीजनशिप हो गया, मनरेगा हो गया, ये सारी चीज़ें बाहर लिखी हैं। लेकिन क्या, ये एक बात बताओ मुझे, ये आरपीए 1950 क्या लागू नहीं होगा? ये लागू होगा या नहीं? या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट इसको फॉलो करोगे या नहीं? लागू होगा या नहीं? होगा ना, बिल्कुल होगा कि नहीं? दीज वर मेड बाय किसके, किसने बनाया था इसको? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन फिर भी ये लागू हो रहा है। और जो हमारा आर्टिकल 17 था, ये कहाँ लिखा है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फिर भी ये फॉलो हो रहा है। मतलब जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी फॉलो किया जा रहा है, फिर भी वो फॉलो होता है ना? इट वो गवर्न किया जाता है। वो भी प्रोविजन कुछ ऐसे हैं जिनसे चल रहा है चीजें, जिसपे चली जा रही हैं, गवर्न कर रहे हैं वो कंट्री को। और कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं जो गवर्न कर रही है कंट्री को, बिल्कुल। तो इससे हमें ये नहीं पता लगता है कि भाई जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन, मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, तो इन, अब इसमें बेसिकली मैं इंडिया की बात करूँ, बाकी से क्या मतलब अपने आप को। अगर इंडिया की बात करूँ तो देखो, इंडिया में, इंडिया इज गवर्न्ड बाय दीज प्रोविजंस दैट आर रिटन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑल्सो लॉज विच आर नॉट रिटन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन बट मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब कहने का है कि इन इंडिया, इंडिया में क्या होता है? इंडिया इज गवर्न्ड बाय प्रोविजंस, मतलब इंडिया जो चल रहा है वो उन प्रोविजन से चल रहा है जो कहाँ लिखे हैं? वो लिखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और साथ साथ एंड, और मतलब और ये वाला नहीं, एंड वाला, और हिंदी वाला, और एंड इंडिया इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय प्रोविजंस दैट आर मेड बाय पार्लियामेंट, दैट आर, पहली बात तो नॉट रिटन लिख देता हूं, दैट आर नॉट रिटन, नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इधर आ गया हूं मैं ताकि फेस वाला वो ना हो, बट मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर पार्लियामेंट ने बना के लॉ दिए ना, उनसे भी हमारी कंट्री चल रही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो तो चलेगी ही चलेगी। क्लियर है? यहां तक आई होप आपको प्रॉपरली सब क्लियर हो गया होगा। मतलब इस तरीके से, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भाई कुछ, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना, ये जो पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, ये जो लॉ बना रही है, ये बना रही है कुछ इस तरीके से ताकि अचीव किया जा सके क्या? द लॉ इज मेड समहाउ टू अचीव द गोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? समझ में आया अब
कि ये जो पर्टिकुलर जो बना रहा हूं ना मैं, जो भी ये चीजें बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं गोल अचीव कर रही है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये गोल जो है वो अचीव करेगी ही करेगी, तभी तो ये बना पा रही है, तभी तो पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया, ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है वो अचीव हो सके। समझ गए? यहां तक हम लोग ने ये बात कर ली कि बहुत बढ़िया सर, ये चीजें हो गई। अब हम जैसे मतलब कहीं ना कहीं ये देखो, इसमें इनको हम क्या कहेंगे? ये जो लॉज मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं, इन लॉज को हम लोग क्या कहेंगे? इन लॉज को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी लॉज। ऑर्डिनरी लॉज। बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया, आई नो। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? मैं इसको दूसरे कलर से ही लिख देता हूँ, इससे लिख देता हूँ। इनको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इनको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, इनको ऑर्डिनरी लॉ कहेंगे और इनको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सर ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब ये प्रॉपर चीजें हमें समझ में आ गई हैं। मतलब इंडिया जो है वो ऑर्डिनरी लॉ से भी चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी चलता है। अब ये होता है कि ऑर्डिनरी लॉ को चेंज करने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा ईजी होता है एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये सब चीजें हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई ऐसा लॉ है जैसे सिविल लॉ प्रोटेक्शन एक्ट एक है ना, तो अगर पार्लियामेंट ने बनाया सिविल लॉ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कहीं ना कहीं देखिए ना, आपके आर्टिकल 17 को ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके गोल को अचीव कर रहा है, यही तो कर रहा है। सिविल लॉ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आर्टिकल 17 के गोल को अचीव कर रहा है, इसीलिए हमने ये बनाया पार्लियामेंट। और ये एनफोर्सेबल होगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल लागू होगा। बस समझ गए? अब हमने गए, यहां तक आपकी बात हो गई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चलता है। अब चलो वापस हम लोग चलते हैं, भाई इंडिया घूम लिया है, अब हम लोग चलते हैं यूके घूम के आते हैं। यूके घूमते हैं हम लोग, यूके गए और यूके में हम लोग ने क्या मांगा? कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए सर अपने, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए। वो क्या करेगा? आपको वो ले जाएगा लाइब्रेरी में, जहां पे क्या होगा, वहां पे प्रॉपर चीज, मतलब एक पर्टिकुलर चीज नहीं, वहां पे लाइब्रेरी में सभी चीजें मिल जाएंगी वहां पे आपको, कि भाई देखिए ये लॉ है, ये लॉ 1 है, लॉ 2 है, लॉ 3 है, लॉ 4 है, और इस तरीके से लॉ n है, इस तरीके से। अब वो क्या करेगा? वो ये दिखाएगा कि सर दीज आर कलेक्शन ऑफ लॉज, कलेक्शन ऑफ लॉस। ये किस में होता है? अनरिटन में। मतलब कि सर ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं कलेक्शन है, सारी चीजों का कलेक्शन है। ये पहले लॉ बना था 1870s में, फिर ये बना था 1878 में, फिर उसके बाद मान लीजिए 1941 में, ऐसे ऐसे चल के ये बनता हुआ चला आ रहा है। और ये हमारा प्रॉपर जितने लॉज हैं हमारे पास, ये सारे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि सर दीज आर नॉट कोडिफाइड, नॉट कोडिफाइड इनटू सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब एक जगह ये कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। जैसे आपको अपनी ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मिल जाती है ना, जो सर दिखाते हैं बार बार पार्लियामेंट में, एक लोग वो दिखाते हैं ना ऐसे ऐसे करके कि दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। वो चीज उस तरीके से आप वहाँ यूके में जाओ तो नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज द रीजन हमारी जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से काम करती है, यू ऑल्सो नो। सो अब सवाल ये है कि ये लॉ बना कौन रहा है? अब ये लॉ जो है ये बना कौन रहा है? भाई कौन बना रहा है? भाई यूके के पार्लियामेंट। ये जो यूके की पार्लियामेंट है, यही तो लॉ बना रही है। बिल्कुल सर, हाँ सर यही बना रही है, बिल्कुल। अब अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने क्या देखा कि सर यहाँ पे जो चीजें हैं वो कैसी हैं। हमने देखा कि इसमें जो है ऑर्डिनरी लॉ है, और क्या है साथ में? ऑर्डिनरी लॉ के साथ साथ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये ऑर्डिनरी लॉ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहाँ की,
मैं बात करता हूँ यूके के पार्लियामेंट की। तो इनमें कौन बना रहा है? सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि इसमें जो बना रहे हैं, इसमें हमारा यूके का जो पार्लियामेंट है, इसमें जो लॉज बना रहा है वो कौन बना रहा है? यूके में, सॉरी, जो लॉ बना रहा है वो कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। यूके में पार्लियामेंट लॉ बना रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ बनाया, तो इनके पास कहीं पर्टिकुलर बुक तो है नहीं कि सर यहाँ पे है ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये ऑर्डिनरी। तो इनके एवरी लॉ दैट इज मेड इज इक्वल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डिनरी लॉ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चेंज करने में, लेकिन जो ऑर्डिनरी लॉ होता है वो उसकी प्रक्रिया थोड़ी इजी है, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है नहीं, बुक जैसा तो कुछ है नहीं कि ये आपकी किताब है, इसको इस तरीके से करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। तो इसमें हमने देखा कि ये जो है एवरी लॉ इज इक्वल, मतलब सारे लॉ जो है वो इक्वल है, मतलब एवरी लॉ दैट इज मेड इज ऑर्डिनरी लॉ। ये सारे लॉ जो होंगे वो क्या होंगे? ऑर्डिनरी लॉ होंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट बना रही है, इसको पार्लियामेंट बना रही है, इस वजह से इनके जो जितने भी लॉज होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो ऑर्डिनरी लॉ हो जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कुछ, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि जो आपके किस तरीके से काम करता है। अब मेरे क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में विच इज सुप्रीम, सुप्रीम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज योर पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर, आपके सी ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव्स दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फोर्थ इज जुडिशरी। बताइए सर, योर क्वेश्चन इज दिस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन होता है? विच पार्ट इज सुप्रीम? कौन सुप्रीम होता है? सबसे बड़ा कौन है इन चारों में? सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है? दिस इज योर क्वेश्चन। जी सर बोलिए। विच इज सुप्रीम इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन इज सुप्रीम? अगर मैं बात करूं, आपका आंसर जो भी हो, जिसने बोला हो पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जुडिशरी भी हो सकता है आंसर, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज, मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों? क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आपको किसका ध्यान रखना होगा? सर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, लेकिन लॉ ये कैसे बनाएगी? किसको ध्यान में रख के? कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के। पर्सन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होंगे, इसको ध्यान में कोई भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे। जुडिशरी ने अगर पार्लियामेंट का लॉ जो है देखा, जुडिशरी ने कोई भी फैसला सुनाया, वो किसको ध्यान में रख के सुनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे कौन सुप्रीम हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं, यही क्वेश्चन है, बस इसमें एक चेंज मैं लगा दे रहा हूं यहाँ पे। द चेंज इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में विच ऑर्गन इज सुप्रीम? योर ऑप्शंस आर अगेन सेम, योर ऑप्शंस आर पार्लियामेंट, option B is constitution, option C is executives, और option 4 is option D is your judiciary। इनमें से कौन सा होने वाला है? जस्ट टेल मी। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो सुप्रीम है? बताइए सर। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में विच इज सुप्रीम? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन सा है? जी सर बोलिए। जी सर बोलिए, जल्दी बोलिए सर।
आपने जो भी आंसर दिया हो, इट्स आंसर इज पार्लियामेंट। एंड द रीजन इज, रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि भाई इनको in this the parliament is supreme because they have to just enact the particular parliament to become the constitution। समझ गए? कोई भी अगर इनैक्टमेंट कर रहा है, पार्लियामेंट कुछ भी इनैक्टमेंट कर रहा है और यहीं जाके क्या बन जा रहा है? लॉ। कुछ भी इसने इनैक्टमेंट किया वहीं जाके वो लॉ बन जाता है। तो इसमें कौन है सुप्रीम? कौन है? जो अपना पार्लियामेंट। हाँ, डेफिनेटली जुडिशरी भी उसको टेक डाउन नहीं कर सकती है, जुडिशरी भी उसको टेक डाउन नहीं कर सकती है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन यार लिख के लाया था एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, मैं शायद वो मेरी स्लाइड चली गई कहीं, बट कोई नहीं, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, जस्ट टेल मी। आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, वो कौन सी मूवी थी जिसमें ये डायलॉग था कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है? जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने ये मूवी में डायलॉग बोला था ना कि हम जहां से खड़े होते हैं वहीं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आई डोंट फॉलो द क्यू, इनफैक्ट वेयर आई स्टैंड द क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली। ये कौन से पर्टिकुलर मूवी का डायलॉग है? ये कौन से मूवी का डायलॉग है? जी सर बोलिए, ये कौन से मूवी का डायलॉग है सर? सर ये मूवी का डायलॉग आपको लग रहा होगा शहंशाह है या आपको लग रहा होगा कुली है, बट द मूवी नेम इज कालिया। कालिया है ये मूवी, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। और मेरा क्वेश्चन क्यों था ये? क्योंकि मैं पूछना चाह रहा हूं, इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कालिया कौन है? कालिया कौन है ये? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कालिया है कौन? मुझे ये जानना है, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा कि ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सर ये कालिया कौन है? हु इज कालिया इन दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? सर बोलिए 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 सर, हु इज कालिया इन दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? सर इट्स नन अदर देन योर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बट अगेन इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कालिया कौन है? अब बताइए, हु इज कालिया इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? बोलिए बोलिए सर बोलिए, हु इज दिस पर्टिकुलर? ये इसमें सर आपके पार्लियामेंट है। दिस इज योर कालिया। जो पार्लियामेंट कहेगा वही होने वाला है। क्यों? उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस एक लॉ इनैक्ट करना, उसको थोड़ा सा इनैक्टमेंट कर दिया वही लॉ बन जाएगा। पार्लियामेंट के पास प्रॉपर पावर है। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक चीज समझिए कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, जुडिशरी भी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती है, कैन नॉट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं कर सकती, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत काम किया, मान लीजिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा लॉ बनाया जो रॉन्ग है, उस पर जुडिशरी तुरंत आएगी और इसको क्या करेगी? टेक डाउन कर देगी। मतलब आपके पास राइट टू लाइफ है, ठीक है? राइट टू लाइफ है तो उसका वायलेशन नहीं कर सकते हो। गाड़ी पलटा के, मिस्टर दुबे थे एक, उनकी गाड़ी पलट गई थी, तो अब देखिए जुडिशरी उस पर क्वेश्चन कर रही थी, पुलिस से या सबसे, गवर्नमेंट से उसने प्रॉपरली क्वेश्चन किए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इफ एनीथिंग इज वायलेटेड तो उसमें क्या, बस एक इनैक्टमेंट किया और वो चीज़ें खत्म। तो ये यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली अपने रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब चलिए, अगर अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। अभी तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स, मैं उसको जो भी होगा सारा वो चीज़ें आपकी वो कर दूंगा। अब बताइए एक चीज़, अच्छा एक क्वेश्चन आया था, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, ये मुझे याद आ गया अभी एकदम से। किसी ने बोला था कि अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्सप्लॉइटेटिव लॉ बना दिया तो जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ये,
इसको अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सोचिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, दो मैं आंसर इसको कल दे दूंगा, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही अच्छा है। अच्छा क्या इन द सेंस, मैं खुद ही बता देता हूँ यहाँ पे आंसर। आंसर इज दिस कि देखिए, पहली बात तो इनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि अभी तक, जैसे ब्रिटेन की मैं बात करूं, इन्होंने एक्सप्लॉयटेटिव लॉ इंडिया के लिए बनाया, सबके लिए बनाया, बट इन्होंने अपने लिए कभी भी एक्सप्लॉयटेटिव लॉ नहीं बनाया, अभी तक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। बट अगर इन्होंने बना भी दिया, इन्होंने बना दिया, तो जो वहां की पब्लिक है वो कुछ इस प्रकार की है, इट इज लिटरेट एंड यूनाइटेड इतना प्रकार से कि भाई उसको वो बोलेंगे, प्रेशर बनाएंगे और वो टेक डाउन किया जाएगा। ये चीज अभी फिलहाल यही चीज है, इसका अभी तक का जो आंसर है वो यही है। सो अब चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद ये क्लास भी वाइंड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए क्वेश्चन तो नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में अगर एक क्वेश्चन ये है, जैसे देखिए वहां पे मैंने बोला था कि कौन किसकी पावर सबसे ज्यादा है यहाँ पे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ क्वेश्चन था। इसमें मैंने पूछा था कि विच इज सुप्रीम, हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। अब एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि ऐसा नहीं लगता आपको कि जहां पे जुडिशरी जो पार्लियामेंट का क्वेश्चन कर ले, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकती है, इन लोग को क्वेश्चन कर सकती है ना जुडिशरी, कि भाई कैसे बनाया तुमने ये लॉ, किस तरीके से किया, तो आपको नहीं लगता जो इन सबको क्वेश्चन कर सकता है वो ज्यादा सुप्रीम हुआ? जुडिशरी सुप्रीम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि जुडिशरी के पास ज्यादा पावर है, सुप्रीम होना चाहिए जुडिशरी? नहीं सर, इसलिए क्योंकि ये जो जुडिशरी के पास पावर आई है ना, वो पावर कहां से आई है? वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो आई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जुडिशरी है उसके पास वाइडर पावर है एज कंपेयर टू बाकी अदर, ठीक है। हाँ, वाइडर पावर कह सकते हो, लेकिन हाँ इसमें ये नहीं है कि इसमें देखो जब चेक्स एंड बैलेंसेस पढ़ेंगे तो वहां मैं प्रॉपरली आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो जो क्वेश्चन, वो जो पावर आई है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई है। अब जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देख लिया, ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट और आ रहा है मेरे माइंड में, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज, रिटन इज कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, रिजिड और बोथ, मतलब मिक्सचर हो सकता है। लेकिन जो अनरिटन होता है ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा भाई फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्यों? क्यों सर, क्यों ऑलवेज फ्लेक्सिबल, क्यों? ऐसा क्यों बोला? जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका है, देन आपके पास आ जाता है अमेरिका या इंडिया ले लो, और उसके बाद यूएसए, अमेरिका, ये तीन चीजें आ गई आपके पास, ठीक है सर, आ गई। श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन बी चेंज्ड easily, CHANGED, इट कैन बी चेंज्ड इजीली। इंडिया का जो है वो बोथ है, कुछ मामले में जैसे ऑर्डिनरी लॉ को चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी इजी है एज कंपेयर टू आपकी बाकी अदर, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है और प्लस रिजिड भी है। लेकिन जो यूएसए इसका रिजिड है, ये रिजिड है, ठीक है सर। लेकिन ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमेशा फ्लेक्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, बस पार्लियामेंट को एक मस्त सा लॉ पास करना है और काम बन गया, चेंज हो गया। तो हमने क्या जान लिया कि हमने जाना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इट कैन बी रिजिड, इट कैन बी फ्लेक्सिबल और इट कैन बी मिक्सचर ऑफ बोथ। लेकिन जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमेशा फ्लेक्सिबल होगा। समझ गए? ये चीज हमने देख ली। अब जो वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, देखिए यूनिटरी, यूनिटरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हो क्या होता है? जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट विल गिव बर्थ टू, चलो पहले मैं रिटन की बात कर लेता हूँ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज आती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेचर होगा फेडरल होगा या यूनिटरी होगा। मतलब फेडरल मतलब यहाँ पे दो होते हैं गवर्नमेंट, जैसे एक गवर्नमेंट होती है सेंटर लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। इसके पास अपना पुलिस होगा, वो होगा सिक्योरिटी होगा, इसके पास अपना सिक्योरिटी होगा, इनके पास अपना फंड होगा, इनके पास अपना फंड होगा। दिस कैन टेक
टैक्सेस, दिस कैन टेक टैक्सेस। ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली फेडरल में। यूनिटरी में कि ऑल पावर इज एट सेंटर ओनली, सेंटर पे ही होती है पावर। इट कैन बी बोथ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बोथ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इट कैन बी बोथ, दोनों हो सकता है। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट विल गिव बर्थ टू ओनली यूनिटरी, यूनिटरी नेचर। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे देखो फेडरल में तो इंडिया ही है, ये इंडिया आ गया, और इसकी मैं बात करूं तो जापान है, जापान हो गया, इसके बाद जापान का फ्रांस हो गया। लेकिन जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा दिस विल गिव बर्थ टू ओनली यूनिटरी पर्टिकुलर, इसमें यूनिटरी पे ही रहेगा सारा वो, ठीक है, हमेशा। तो दिस विद दिस वी हैव नोन कि जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे यूनिटरी हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और जो हमारा प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट कैन बी फेडरल और इट कैन बी यूनिटरी बोथ। ये सारी चीज़ें हम लोग ने रिटन और अनरिटन के बारे में देख ली है। रिटन और अनरिटन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब हम लोग ने सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं। अब इन नेक्स्ट लेक्चर लेट्स सी व्हाट विल बी गोइंग टू स्टडी। वैसे तो मैंने प्रॉपर प्लान बना लिया है, बट आपको हिसाब से, मतलब जैसे अब हम लोग प्रीएम्बल पे आएंगे और उसके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। होप आपको ये प्रॉपर लेक्चर्स जो सीरीज है वो समझ में आ रही होगी। कुछ भी इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आई नो मैं वीडियो को बहुत लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ईजिली तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट टाइम ना वेस्ट हो आपका और चीज़ें बहुत ईजिली चली जाएँ आपको। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना मेरे लिए बेटर होगा, राइट। सो विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।